बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स और अपने मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी ये तीसरी मीटिंग है, तो इसमें आज सिर्फ फोकस है जो पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हवाले से, तो उस पर ही हम सारा फोकस रख के जो भी ब्रीफिंग होगी आपकी तरफ से और मेंबर्स के जो सवालात होंगे उसको हमने एड्रेस करना है। तो इसमें आप शुक्रिया शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ये सर हमारा सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्लाइड है सर। 1965 में सर ये इदारा सर कायम किया गया था। अब तक सर हमारे पास टोटल 95,881 सर इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं सर, जिनसे सर हम तकरीबन 30 बिलियन के करीब जो है सर वो सालाना रिकवरी करते हैं एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। और हमारे पास सर 1.2 मिलियन जो है वर्कर्स हैं, और उन वर्कर्स के डिपेंडेंट्स को मिला के सर हम तकरीबन 8.5 मिलियन 85 लाख के करीब जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं सर, उनको सर हम अपने 22 हॉस्पिटल्स में और 250 मेडिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उनके अंदर सर हम मेडिकल कवर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर हम एजुकेशन सेस जो है वो भी कलेक्ट करते हैं। 104 मिलियन टोटल साल की सर अमाउंट बनती है, और इस साल सर हमने तकरीबन 846 मिलियन जो है वो मुख्तलिफ हमारे 11 सर कैश बेनिफिट्स हैं वो हमने सर इनको डिस्पर्स किए हैं। नेक्स्ट एजुकेशन सेस भी आप लेते हैं? जी सर, ये हमारे लॉ में एक पुराना सर चला आ रहा है, तो लेकिन है सर वो उनका वर्कर वेलफेयर का वो आप उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं? ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक सर ये तो यही है ना, फिर यही मॉडल हम वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते? जब एक काम आप कर रहे हैं उनके लिए बतौर कलेक्टिंग एजेंट, तो जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि तो फिर इसको भी बतौर कलेक्टिंग एजेंट जो बाकी FBR वाला मामला PRA ले रहा है, तो वो ये सोशल सिक्योरिटी वाले वहाँ क्यों नहीं ले? ऑनरेबल फोरम आपके पहले भी आपने ऑब्जर्व किया था, और जी। इस पर हम काम कर रहे हैं सर। ठीक। इसमें दो तरह की है सर, एक तो लॉ में अमेंडमेंट वो आप प्रपोज करके दे देना आप, तो वो हम इसको अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा तो हम बतौर प्राइवेट मेंबर इसको कर देंगे। बिल्कुल सर, एक वो होगी, और दूसरा सर हम मैकेनिज्म इसका हाँ, वो जरूर बनाएंगे कि किस जी, तरीके से है। ठीक हो। ये इस पर सर मैं बल्कि अगले 2 दिन में मैंने मीटिंग रखी हुई है, हम पूरा बनाकर आपके सामने ठीक ठीक जी। सर टोटल सर हमारे 22 बड़े हॉस्पिटल्स हैं सर। हॉस्पिटल सर वो हैं जिनमें 25 या उससे ज़्यादा बेड्स होते हैं सर। इनमें से सर 9 हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो 100+ बेड के हैं सर। हमारे सर 12 मेडिकल डायरेक्टरेट्स हैं, और इसके अलावा सर हमारे पास जो सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर्स हैं इनको सर अब हमने हमारी जो लेटेस्ट GB हुई है हमने इनका नाम BHU कर दिया सर। तो क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं, तो जो उनकी हायरार्की है सर हम उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब इनका नाम सर चेंज होके सोशल सिक्योरिटी BHUs हो गए हैं। ये हमारे 40 हैं सर। उससे नीचे सर हमारी डिस्पेंसरी आती है, वो सर हमारे पास 39 है, और सबसे छोटा जो हमारा सर सेंटर होता है वो हमारा इमरजेंसी सेंटर कहलाता है सर। उसके अंदर वो हमारे पास सर टोटल 68 हैं सर। तो टोटल सर जो हमारे इस वक्त मेडिकल आउटलेट्स हैं वो 247 हैं सर इस वक्त पंजाब में। ये सर हमारा नीचे क्राइटेरिया दिया गया है कि सर इमरजेंसी सेंटर के लिए 250 रजिस्टर्ड वर्कर्स होने ज़रूरी हैं, डिस्पेंसरी के लिए 750, मेडिकल सेंटर के लिए 1500, 25 बेड के हॉस्पिटल के लिए 5000, 50 बेड के हॉस्पिटल के लिए 10,000, और 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए सर 25,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं सर। नेक्स्ट ये सर हमारे हॉस्पिटल हैं सर 22 जो इस वक्त पंजाब में सर फंक्शनल हैं। इनमें सर ये लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है सर, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो मुल्तान रोड का है सर, जो 500 बेडेड है सर। इसको हम अभी सर एक कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है, इसको हम 600 तक सर इन्हांस कर सकते हैं सर, अगर वो कमेटी। इसको सॉरी टू कट जी, इसको मैंने आज विजिट किया है सुबह। एक तो जो अपना इनकी है यार्ड स्टिक है अपना इनका कमीशन जो है हेल्थ केयर कमीशन सर, उनकी 10% जो है ज़रूरी है इसकी बेड जो हैं एमरजेंसी के लिए सर। तो आप जो एमरजेंसी आप बनाने जा रहे हैं नई आप, जी सर, उसमें मेरा ख्याल वो 25 बेड शायद 30 30 बेड।
तो आप तो फिर भी उससे कम रहेंगे। तो हालांकि इतने बड़े हॉस्पिटल में जो है और शहर के सेंटर में है, अभी मैंने देखा है कि उसका ऑक्यूपेंसी रेट जो है आज मुझे वो 30% से ज़ायद नहीं आया नज़र कहीं भी। मैंने वार्ड भी विज़िट किए हैं, बाकी मैनेजरियल प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल और मिड लाहौर में और सारे पंजाब से वहाँ आने के बावजूद भी तो वहाँ कहाँ हमें नक्स है कि वो ऑक्यूपेंसी रेट इतना कम है वहाँ। सर इसमें जो अभी सर हमारी लास्ट वीक जीबी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो हमें डाटा हमने वहाँ प्रेजेंट किया था 86% सर हमारा ऑक्यूपेंसी रेट आ रहा है। कोविड के दौरान सर ये 40% से नीचे गया था। तो सर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर 80% से ज़्यादा आपका ऑक्यूपेंसी बेड ऑक्यूपेंसी होती है तो सर आप हॉस्पिटल एक्सपेंड करते हैं। तो इस पर सर हमने एक कमेटी बना दी हुई है जो कि हमें बताएगी कि वो जो एडिशनल 100 बेड्स हैं सर वो हमने कहाँ कहाँ करने हैं। तो अगर इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट सर है तो हम डेफिनेटली सर वहाँ पर भी एलोकेट करेंगे। बाकी गायनी की और जो हमारे ऑर्थोपेडिक वाले हैं, या अभी सर हमने रिसेंटली सर वहाँ पर न्यूरो का सर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरो सर्जरी अभी तक यहाँ नहीं हो रही थी, फैसलाबाद में सर स्टार्ट होगी। हाँ, वो मैं मिला हूँ उनसे भी मेरी आज डिस्कशन हुई है, न्यूरो वालों से भी। तो वो बहुत ज़रूरत है, वो आज मीडिया पे स्लाइड्स भी चल रही थी। अच्छा हुआ कि वो मैंने भी आज उसी पे बात की, उनसे मिला हूँ, फिजिशियन से भी, सर्जन से भी। तो वो लेकिन उसमें आपने ज़रूरियात जो हैं जब तक उसके मुताबिक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे सर तो वो तो काम इस तरह नहीं चलेगा। आपने वो 15 लाख रुपए की गालबन के साथ कमिटमेंट्स की हैं, तो वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको पूरा वार्ड इस्टेब्लिश, ऑपरेशन थिएटर आपको इस्टेब्लिश करना होगा। वो चीज़ें फिर उन्हें पूरी करके दें। उसमें आप ये करें, देखें फंड्स की आपके पास शॉर्टेज नहीं है, तो उसमें और फिर आप ऑटोनोमस बॉडी हैं। अगर आप ये बाड़ियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि जो सुरख फीते का निज़ाम है उससे निकल के इसको जल्दी के साथ किया जा सके। तो अगर उसी चक्कर में हम पड़े रहे तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है इसका। तो उसमें आप जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं आपकी, वहाँ उनसे हर स्पेशलिटी का, उनसे जो आपके कंसल्टेंट हैं वो अपनी अपनी डिमांड्स अपने एमएस को दें। वो सारी आपको तो वहाँ इस वक्त जो मशीनरी की सूरत हाल है ना वो बहुत वर्स्ट है, ठीक है ना। जो मुझे उन्होंने बताया है कि आखिरी प्रोक्योरमेंट गालबन ये 2009 में हुई है, 14 में भी शायद थोड़ी हुई होगी, लेकिन ज़्यादा 9 में हुई है उसके बाद। तो उसको आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है जी, ज़रा जल्दी से सर। ठीक है। उसके बाद सर हमारे फैसलाबाद में सर 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक 300 बेड का सर वहाँ हमारा मेन मदीना टाउन में हॉस्पिटल है। एक इस्लामाबाद में सर 150 बेड का है। फिर हमारा सर ख्वाजा फरीद मुल्तान में है सर 150 बेड का। शादरा सर यार एक मिनट रुकिएगा, ये सिर्फ मदीना टाउन में ही है हॉस्पिटल जो आपका जहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे थे वो चिल्ड्रन बना, वो आपका नहीं है? वो सर हमारा ही है। वो आगे सर आ रहा है 8 नंबर पे सर MNCH उसको कहते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। वो भी सर हमारा ही है सर, 100 बेड का सर वो। उसके अलावा सर ये गुजरांवाला, कोट लखपत, फैसलाबाद MNCH और शेखुपुरा सर, ये हमारे सर 100 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। जो सर हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक हमारा सर रहमतुल्लाह आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है सर 60 बेड का। सियालकोट, ओकाड़ा, गुजरात, सरगोदा, जोराबाद, जड़ांवाला, झंग, साहिवाल। जड़ांवाला 25 बेड है सर, 25 बेड सर। सर उसमें हम लेटेस्ट डाटा ले लेते हैं सर, अगर हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं सर वो सर देख लेते हैं उसमें, इसको हम सर ये नोट कर लें। उसमें डॉक्टर साहब जो उन्होंने बताया ना 10,000 अगर आपको 50 बेड पे जाना है तो 10,000 वर्कर होना चाहिए, वो ज़रा आप है ना, तो वो आप वहाँ डाटा ले लेना, फिर हम इनसे बात करके उसको करा ऑलरेडी ठीक जी। ये सर हम इसको कर लेते हैं जड़ा वालों को सर। नेक्स्ट इसमें सर तौसा वाला लास्ट एक जाएगा। इसमें सर एक हमारा तौसा में हॉस्पिटल जो है सर वो अभी तक फंक्शनल नहीं है सर, बाकी हमारे हॉस्पिटल वो बन गया है सर, बिल्डिंग उसकी बन गई थी सर, उसके लिए इक्विपमेंट और HR जो है वो सर कब बना था? ये सर 2000 मेरा ख्याल 21 या 22 में ज़रा उस दौर में बना होगा, लेकिन इसको अब बन गया है, पैसे लग गए हैं, तो अब इसको फंक्शनल हो जाना चाहिए। जैसे भी ठीक बन गया हुआ है तो उसका पैसे का ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए ना सर। वहाँ रजिस्टर्ड जो
वर्कर नहीं है। लेकिन बात तो ये तो उस वक्त सोचने की बात थी ना जब ये फैसला साजी हो रही थी। अब वो बिल्डिंग तो उठा के आप लेके जा नहीं सकते, तो उसको पैसे वो जो डिपार्टमेंट के लग गए हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, आए। बेहतर है सर इसका हम हाँ, और यूटिलाइजेशन हेल्थ को दे दें या इस तरह, या फिर इस पे गौर कर लें सर कि ये अगर हेल्थ वाले उसको बिल्डिंग लेना चाहते हैं तो हेल्थ को दे दें, या पब्लिक प्राइवेट बोर्ड पे आप आ जाएं। अगर कोई करना चाहती है कोई पार्टी आपके साथ, तो उसको वो कितनी बिल्डिंग के कितनी जगह कितनी है? कितनी है उसमें, रूम्स कितने हैं? अंदाजा तो नहीं है सर 50 सर, लेकिन अच्छी बिल्डिंग है सर 50 बेडेड है। उसके अंदर सर उसके फंक्शनल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सर वहाँ कंसल्टेंट्स जाने को तैयार नहीं है। इवन डीजी खान के और मुल्तान के लोग जो हैं वो भी वहाँ पर सर नहीं जाना चाहते, जिनकी प्रैक्टिस चल रही है सर। तो ये सर बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है सर, हम इसका ऑल्टरनेट सर कोई इंशाल्लाह देख के तो सर आपको बताएं। वह इसकी फिर प्रपोजल लाएं ना, इसकी आप प्रपोजल ले आएं, ताकि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। जो पैसे लग गए हैं अब उनका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं आप चला पाते, नहीं समझते कि आप वो गलत हो गया फैसला, तो आप इसको फिर रखें कि इसको या पब्लिक प्राइवेट मोड पे चले जाएं। अगर उसमें जाएंगे तो कम से कम महकमे को कुछ ना कुछ आएगा, हेल्थ को देने से आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हाँ, बस सिर्फ पब्लिक का फ़ायदा होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका ये है कि ज़ाहिर है ये मज़दूरों का पैसा है, तो इसको अगर हम उससे कुछ अर्न कर सकते हैं तो फिर हम उसको उस पर ही जाना चाहिए हमें। तो इसमें ऑफर्स आप देख लें, इसमें कोई प्रपोजल बना के ऑफ़र करके इसमें क्या हो सकता है। राइट सर, ठीक है। नेक्स्ट ये सर हमारी जो फील्ड में सर हमारी जितनी डिस्पेंसरीज होती हैं, हर डिस्पेंसरी के ऊपर सर हमारा एक डायरेक्टरेट होता है। तो ये सर हमारी डिफरेंट फील्ड फॉर्मेशंस हैं। 12 सर इस वक्त हमारे डायरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट सर डिस्पेंसरीज़ को 247 जो हमारे आउटलेट्स हैं उनको सर इस वक्त फील्ड में देख रहे हैं। उसमें से सर कुछ को हम रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर जिस तरह रावलपिंडी है, रावलपिंडी में जो हमारी 12 डिस्पेंसरीज हैं सर, वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है उनकी एक ख़ास एरिया में। 5 किलोमीटर के एरिया में 6 डिस्पेंसरीज हैं, और पूरी जो मरी रोड है आपकी 70-80 किलोमीटर, उसके ऊपर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर और मुल्तान में सर 2 जगहों पे अभी हम सर मैं डेली इस पे मॉर्निंग मीटिंग्स ले रहा हूँ हमारे जो। अच्छा, इसमें ना जी एक चीज़ जो है, आपके जो यहाँ हॉस्पिटल है मुल्तान रोड वाला जी सर, वहाँ मरीज़ रेफ़र होके आते हैं। अच्छा, अब अगर उसकी बगल में कोई बंदा रह रहा है, उसको भी पहले डिस्पेंसरी में जाना होगा, फिर वो वहाँ से रेफ़र होके आएगा, तो फिर वो उसको टेक केयर किया जाएगा। तो इसमें जो उस दिन भी बात हुई थी कि आप जो अपने ये कार्ड जारी करते हैं ना, इसको आप अब आईटी का दौर है, इसको जो भी तरीक़ाकार किसी के साथ एमओयू करते हैं, बैंक के साथ करते हैं, तो उसमें ये सारी प्रोविजंस होनी चाहिए कि उसमें आप यही चीज़ वेरीफाई करते हैं कि आया इसकी जो शेयर जो इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसकी बुनियाद पे वेरिफिकेशन करने के लिए इसको वापस भी जाना पड़ता है। तो अगर वो उसमें इनबिल्ट होगा सारा सिस्टम, तो अगर उसकी नहीं आ रही होगी जो कंट्रीब्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रेड एंट्री आनी चाहिए उसमें, अगर आपकी डेटाबेस प्रॉपर काम कर रही होगी और उसके मुताबिक बनी होगी। तो उसमें आप ज़रा डेटाबेस जो आपका HIMS सिस्टम है सर, आज भी वहाँ यही बात होती रही, उस दिन भी ये बात होती रही, तो इसको आप रिव्यू करें। बल्कि अब हम पीछे नहीं सारा खोलना चाहते कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका ज़रूर आप, वो सिस्टम चलने वाला नहीं है ना, वो आपकी ज़रूरियात कैटर करता है, ठीक है। अब जब ज़रूरियात ही कैटर नहीं करता तो फिर उसके साथ चिमटे रहना जो है वो भी कोई दानिशमंदी नहीं है। तो इसके लिए आप फर्दर जो है ना, जो बात उस दिन हुई थी कि गालबन बता रहे थे कि 65 करोड़ रुपया वो अभी तक आपसे ले चुके हैं, अब क्या है इसकी अपडेट, कितने पेमेंट उनको जा चुकी है HMS सिस्टम के लिए PITB बोर्ड को? सर इसमें सर 2 सिस्टम्स हैं। एक तो सर उनका ऑनलाइन पोर्टल है, हाँ, इसमें हमारे तमाम वर्कर्स का हमें वो सर फंक्शनल है, वो हमें बल्कि पता भी लग जाता है जब कोई हमारे पास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो हमारा सिस्टम ही हमें बता रहा होता है कि इसकी कंट्रीब्यूशन आई है या नहीं आई। दूसरा सर उनका HMIS है। HMIS में सर उन्होंने हमें जो शौकत खानम का सॉफ्टवेयर है सर, वो हमने अडॉप्ट किया था, वो हमारे इस वक्त 17 हॉस्पिटल्स में सर चल रहा है। तो उस हवाले से सर हमने PITB को बीच में वो किया था, उन्होंने हमें हार्डवेयर भी लेके दिया, सॉफ्टवेयर, उसकी हमने उनको पेमेंट्स की हुई है सर। वो डायरेक्ट आपने शौकत खानम से लिया था या PITB बोर्ड स्पेंटर था? सर इनिशियली लिया हमने सर डायरेक्टली था, बाद में
वो कोई ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, उन्होंने फिर बीच में पीआईटीपी को डाला और अब पीआईटीपी के साथ वो हमारे साथ ट्रायलैटरल एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। हमारा सर नुक्ता नज़र ये है कि अगर हम 3 पार्टियों के दरमियान करेंगे तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले हम पीआईटीपी को कहेंगे, पीआईटीपी उनको कहेगा और ये काम उसी तरीके से लटका रहेगा। जो सिस्टम को मेरी फहम है, कुछ मैंने पूछा है लोगों से, ये आप देखें, एक तो ये पोर्टल हो गया सर, ठीक है, दूसरा ये HMS हो गया, अब ये इंटेग्रेट होना चाहिए। ये सारा सिस्टम, हर चीज़ उसके अंदर ही अलग अलग, ये नहीं हो कि अब इसको बंद कर लें उसको खोल लें, तो वो सारी चीज़ें जब उसकी को रिलेट होगी, एक कंप्रीहेंसिव आपकी लेबर डिपार्टमेंट की डेटाबेस होगी, उसके आगे उसकी सब्सिडरी पैसी की होगी, तो वो सारे उनके साथ, जैसे नादरा के सिस्टम के साथ बहुत सारी चीज़ें अगर लिंक्ड हैं, तो उसमें पैसी का जो निज़ाम है, तो वो उसी, अगर वो मेडिकल अफसर खोलता है, वो कार्ड स्कैन करता है, तो कार्ड स्कैन करने से ही वो जहाँ वो कहीं डिस्पेंसरी में हो, बड़े हॉस्पिटल में हो, बजाय ये कि यहाँ को बंदा आ जाए भूले भटके, आप फिर उसको कहें जी आप काना काछा वापस जाएं, वहाँ से ये खुराक लगाएं। अगर वो उसको स्कैन कार्ड हो तो वो कार्ड ही उसको बता देगा कि ये इसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए ये अगर आप उसको नया सिरे से करेंगे ना रिव्यू, और जो है सिस्टम वो तो रोज़ बैठता है, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए खुद से भी पीछे लिंक डाउन कर देते हैं, तो उसके लिए उससे जान छुड़ाएं। ये आप, उन्होंने किया क्या होगा, अपना सिस्टम होगा, वो कॉपी उठा के आपको करके दे दी होगी, क्योंकि वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, उसी वही चीज़ें वहाँ चाहिए होंगी, उनका लगा भी कुछ नहीं होगा, पैसे भी वो आपसे वो ढेरों ले गए हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि अगर इसको आप ओपन बिड करते हैं, इसमें आप फैसला कर लेते हैं कि हमने नए सिरे से बनाना है, ये बहुत कम कीमत पे आपको मिल जाएगा ये मार्केट से। तो दुनिया में सोशल सिक्योरिटी के थोड़े मॉड्यूल हैं, तो ये वो लोग जो पहले चला रहे होंगे, बना रहे होंगे, उनको तो उस पर अलग से कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप उसको इस तरह देखेंगे तो मेरा ख्याल है आपका ये सोल्यूशन मुस्तकिल होगा, और ऐसा सेट साहब इसको कंप्रीहेंसिव हो कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड के भी वो काम हो सके, पैसी के भी काम आ सके, जनरल आपके डिपार्टमेंट के भी वो काम आ सके, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गैदर हो रही हो, तो जिसको डिपार्टमेंट को जो भी आपकी सब्सिडरी हो वो उसको अपना कर रहा हो, तो इस मॉडल की तरफ आप आए। सर इसमें हम सीएम पंजाब सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है ना सर, वो हमने जीबी से अप्रूव करवा लिया है, वो हम तो उसमें ये सारी चीजें डाल दें, डाली वो जो कार्ड, ताकि वो कार्ड स्कैन हो ना, तो फिर उसको अलग से डॉक्यूमेंट के लिए कहीं वेरिफिकेशन के लिए पीछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, वो जिस फोरम पे जाके वो कार्ड दे, वो बता दे कि ये वैलिड है नहीं है, वो जब वो कंट्रीब्यूशन आपकी वो दे रहा होगा ना, तो वो कंट्रीब्यूशन जिस दिन लोड हो वो ऑटोमेटिकली कार्ड में उसकी कनेक्शन उसका होना चाहिए, ऐसे तो वो उसमें हो जाए। तो हमारे तीनों महकमे सर इसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी, पैसी भी और डीजी लेबर जो मिनिमम वेजेस को देखते हैं, वो तीनों इसके साथ इंटीग्रेट होंगे सर। सही। और उस कार्ड पे सर हमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और तीन जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीमें वहाँ जा रही होती हैं, वो भी सर मेरे ख्याल से ओवर टाइम हम उसको एक उस पर ले आएंगे सर। ठीक, तो सर टू अभी जो सर ने कहा है कि आप लोगों ने जो सिस्टम लिया है शौकत खाना वालों से, लास्ट टाइम भी सर की ऑब्जर्वेशन यही थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा, चूँकि इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट जो मुझे याद पड़ता है कि उसके ऊपर खर्च हो रहा है, और सर ने कहा था कि उसको आप अपना एक डेवलप करो ना। इससे ज़्यादा जो मेरा क्वेश्चन है कि जी फॉर एग्जांपल अगर आपका मुल्तान वाला है और वही पेशेंट यहाँ पे लाहौर आ जाता है, तो क्या वो डेटा उसका रिट्रीव होगा कंप्लीट कि इस पेशेंट के क्या क्या टेस्ट हुए हैं, किस मेडिकेशन पे चल रहा है, क्या हो रहा है? जी सर, मेडिकल रिकॉर्ड जो हमारे 17 हॉस्पिटल्स में है ना सर, वो रिट्रीव हो जाएंगे। बाकी चूंकि ये हमारे 249 डिस्पेंसरीज पे ये नहीं है या इमरजेंसी सेंटर्स पे नहीं है, हमारे 17 हॉस्पिटल्स का डाटा जो है वो आपस में, यानी रिट्रीवल से मुराद कि जब आप उसको फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ 1 2 3 के साथ, तो मेरी जितनी भी ट्रीटमेंट है सारा कुछ है, जो मेरे टेस्ट हुए हैं वो आ जाएंगे साथ। बिल्कुल सर, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की दोनों। नहीं वो सारा आएगा, सारे का सारा उसमें। हाँ, उसमें देखें, उसमें सर मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। जी कमिश्नर साहब, ये अब 17 हॉस्पिटल तक ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, दौर कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, वो तो जहाँ भी आप रखेंगे उसको जाके नेट के साथ लिंक करेंगे,
तो उसके आप उसको उनको राइट थोड़ी देनी है आपने, उनको तो आपने उतना ही देना कि देखने की हद तक, उसमें कुछ चेंज करने का तो अख्तियार नहीं होगा। वो आपके जो भी लेवल है BHU आप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये अवेलेबिलिटी वहाँ भी मौजूद होनी चाहिए। सिस्टम है उनको भी वही सहूलत हासिल होनी चाहिए जो लाहौर के लोगों को हासिल है। तो ये जो भी आगे सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो वो वहाँ तक सहूलत जो है वो जानी चाहिए। इसमें हम जीबी में 3 सॉल्यूशंस लेके गए थे। पहला तो सर जो एग्जिस्टिंग शौकत खाना वाला है उसके अंदर सर वो सॉफ्टवेयर हमें ज़रूर फ्री दे रहे हैं, मगर सर वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। कल को ये अपना PITB या SKMT अगर इनमें से कोई पार्टी हमें कहती है आप इतनी पेमेंट करें तो हम ज़ाहिर स्टॉक हो जाएंगे। दूसरा मॉडल सर ये था कि हमारी PITB के चेयरमैन से बात हुई थी, हमने कहा जी आप हमें अपना सॉफ्टवेयर अगर बना के दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको बना देते हैं। हमने उनको सर कमिटमेंट उनसे लिए, अगर तो वो 6 महीने में सरगोदा में वो पायलट करके सक्सेसफुल कर देते हैं, जिसका वैसे हमें चांस नहीं लगता सर, मगर हमने सर उनसे वो लेके सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि एक तो PITB आपसे चार्ज क्या करेगी, ठीक है ना, जो आप जिसको फॉलो करते हैं पेपरा रूल्स को, तो पेपरा रूल्स में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आप ओपन मार्केट में जाएंगे, आप बाउंड नहीं है कि आप PITB से लेंगे, तो आपको जो कम रेट पे ज़्यादा फैसिलिटेशन के साथ ज़्यादा सहूलियात के साथ दस्तयाब है तो वो लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसमें आपको जितना बड़ा आपका इंस्टीट्यूशन है, आपके पास आपकी अपनी अगर टीम आप रख लें, आप ज़रा उसको स्टडी करें कि आप उसके मेंटेनेंस चार्जेस क्या दे रहे हैं, सालाना कितने पे कर रहे हैं। अगर आप 4 लोग हायर करते हैं, एंगेज करते हैं, सालाना उसके कितने पैसे आपको देना पड़ेंगे, इसकी भी ज़रा कंपैरेटिव स्टडी करा लें, ताकि वो आपके लोग मुस्तकिल जो आपकी अप्रीहेंशन है कि बाद में वो तो PITB का भी अगर बना के देंगे फिर भी मसला यही रहेगा। अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेंगे तो वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के भी काम आएगी और लेबर डिपार्टमेंट के भी काम आएगी, तो उससे ये मसला भी हल होगा। ये इसको पहलू बे पहलू दोनों चीज़ों को देखें, इसमें आप कोई ले राय इस पे। सर इसमें DG पेलरा हैं, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, उन्होंने सर बड़े अच्छे 2-3 यहाँ सॉल्यूशंस दिए हैं IT के। उनसे लास्ट वीक हमारी सर मीटिंग हुई थी, वो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है, वो हमें असेसमेंट करके बता देंगे, क्योंकि सर हम ये चाहते हैं कि हमारी लोकल टीम यहाँ डेवलप हो और हमारा अपना सॉफ्टवेयर हो। तो उनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने हमें कहा कि जी हम आपको एक कॉस्ट बता देते हैं जो कि PITB से भी कम ही होगी, क्योंकि सर उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह ये स्टैम्प पेपर वाली थी, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 9 करोड़ रुपए साल के सिर्फ मेंटेनेंस के दे रहा था, वही काम पेलरा फ्री में करके दे रहा है उनको, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये जो LRMIS है वो भी पंजाब में उन्होंने चलाया हुआ है। अभी सर पल्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पार्सल बेस्ड जियो मैपिंग हो रही है, ये एक्सरसाइज भी वो कर रहे हैं। तो उनकी सर सिक्योरिटी, और मैं चूँकि खुद भी DG पेलरा रहा हुआ हूँ सर, तो मुझे अंदाज़ा है कि उनके डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, और G2G है सर, तो उसमें सर हमें 10 दिन के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी। वही है ना कि आप जो टीम एंगेज करेंगे उनको उनके जो डेवलपर हैं उनके साथ बैठा दें, एक तो वो सारा खुद देख रहे होंगे, वो सारी कीज़ उनके पास होंगी, तो वो फिर आपको मुस्तकिल एक मसले का हल भी मिलेगा। वो टीम अपनी देंगे, उनको फिर हम हायर करेंगे सर। ठीक है, ये हमारी उनसे बात हुई। ठीक। नेक्स्ट ये सर हमारे जो 100+ बेडेड हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर सर हमारी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, पीड्स है, ऑर्थोपेडिक है, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, स्किन, साइकेट्री, साइकोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, ये सर सारी हमारी फैसिलिटीज़ हैं। 2 सर हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, एक सर रहमतुल्लाह आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है 60 बेडेड, जहाँ पर सर हमारी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रही है सर। इसके अलावा MNCH है सर फैसलाबाद में और कोट लखपत। अच्छा, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, ये एक ही टेरिटरी है, एक ही जगह है, उसमें आपने 2 हॉस्पिटल क्रिएट किए हुए हैं सर, तो उसकी क्या वजह? वो मैनेजरियल कास्ट सारी चीज़ें उसमें सर, चूँकि इनिशियली हमारे पास सर कोई ऐसी मेन जगह नहीं थी। अभी सर हमने प्लान ये बनाया था कि जो हमारा कोट लखपत वाला हॉस्पिटल है उसको हम बिल्डिंग को डिमोलिश करके, तो यहाँ से सर ये जो रहमतुल्लाह आलमीन कार्डियोलॉजी वाला है सर, इसको भी वहाँ शिफ्ट कर दें। तो वो सर अभी अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा। वो हम देख सकते हैं सर। वैसे इसको इंडिपेंडेंटली होना चाहिए क्योंकि सर सारे कंसंट्रेशन भी यहाँ हॉस्पिटल्स, लेकिन इसकी होने के बावजूद मरीज आप रेफर कर रहे हैं PIC को, बहुत बड़ी तादाद सर। उसमें हमारा जो कैथ लैब है ना सर, वो पिछले 3 महीने से 4 महीने से सर, वो चूँकि एक ही हमारे पास इक्विपमेंट था,
वो सर शिपमेंट हमारी पहुंच गई है, LC खुल गई है सर, वो मेरे ख्याल 15 दिन लगेंगे। तो उस दौरान सर हमारा फिर जितने पेशेंट्स आ रहे थे हमने ज़ाहिर है सर उनकी करवानी थी। इसकी ना देखें, एक अब गवर्नमेंट भी बार बार हर चीज़ जो है उसको आउटसोर्सिंग की तरफ जा रही है। इसकी आप एक कंपैरेटिव स्टडी करवाएं साथ सर कि अगर आप एक लैब चला रहे हैं उस पर आपका कितना खर्चा आ रहा है। सर तो ये हेल्थ में एक मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि उन्होंने CT स्कैन मशीन और जो बड़ी मशीनरी है, क्योंकि उसमें फिर मेंटेनेंस के इशू आते हैं। जैसे अब आपकी मशीनें साल से ख़राब पड़ी, ठीक है ना, वो ठीक ही नहीं हो रही, उनका फ़ायदा क्या है। तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके सालाना एक्सपेंडिचर क्या है। अगर आप इस पब्लिक प्राइवेटाइजेशन मोड पे जाते हैं, आप पर पेशेंट आपको दे के अगर उसको उनको देते हैं कि ठीक है जो हमारे मरीज़ आप देखेंगे, आप प्राइवेट मरीज़ भी अपने केटर कर लें, लेकिन जितने मरीज़ आप हमारे देखेंगे उतने पर मरीज़ हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। तो इनको साथ साथ जो है ना रेशलाइज करें चीज़ों को। ये अब वो पुराना 100 साला निज़ाम जो है ना वो अब चलने वाला है नहीं। और जो हमारे मजाज हैं कि हम सरकारी महकमों में नौकरी करने के बाद काम करना वैसे ही समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसको भी देखें कि सालाना वो चीज़ आपको फिजल पड़ती है या आपको अपना चला के फिजल पड़ती है। ये इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी वहाँ जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हाल है तो वो हॉस्पिटल वाला तो है नहीं। तो ये इसको साथ देखेंगे तो तभी ये मुमकिन होगा, क्योंकि अब बड़े हॉस्पिटलों का भी यही हाल इन्होंने निकाला है हेल्थ वालों ने कि वो मशीनरी जो है उन्होंने ले के उनको पर मरीज़ चार्ज करने के लिए, या उनको कुछ उस मॉडल को आप स्टडी कर लें क्या है उसमें, हम इसको यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उसको ज़रा देखें। ठीक है सर। नेक्स्ट ये सर हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं सर। कैथ लैब अभी सर मैंने जैसे बताया सर डाउन है, वो हम इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में सर हमारी आ जाएगी। CT स्कैन है सर, थेलियम स्कैन है, गैमा सर कैमरा न्यूक्लियर मेडिसिन का है, PCR है सर। इसके अलावा जो बेसिक हमारे सर एंडोस्कोपी वगैरह के टेस्ट होते हैं। PCR में आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही होते हैं? जी सर। ये कितनी देर से आपका बंद है ये कैथ लैब? सर ये मेरे ख्याल 3 महीने हो गए सर, चौथा महीना होगा सर। अच्छा सर। तो इसमें आपका कितने वहाँ मौजूद हैं इसके जो लैब के माहिरीन हैं आपके? सर जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर? नहीं मैं टेक्नीशियन कितने? 4 लोग हैं सर हमारे, इनको जो ऑपरेट करते हैं सर। ठीक। ये सर हमारे ओवरऑल सर इस साल का डाटा है सर। हमारे पास तकरीबन सर 3.8 मिलियन इस दफ़ा पेशेंट्स आए हैं सर, जिनमें से सर हमने 25,000 की सर मेजर सर्जरीज़ की हैं सर, 36,000 सर हमारे पास माइनर सर्जरीज़ हुई हैं, 1,40,000 सर हमारे पास इंडोर जो पेशेंट्स आए हैं वो हमने सर एंटरटेन किए हैं, और जो हमारी सर छोटी डिस्पेंसरीज़ हैं उनमें सर हमने 4.7 मिलियन 47 लाख लोग आए हैं। इसमें सर अभी हमने GP के अंदर एक क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल के हवाले से एक सवाल है आपसे कि कभी आपने भी अपनी फैमिली में से किसी को इस हॉस्पिटल में चेक करवाया है? सर मैंने अपने बेटे का सर दांत का ट्रीटमेंट सर यहाँ से करवाया था सर। हम कुछ कहना चाहें? मैंने अपने बेटे की उसकी फ्रैक्चर हुआ था, उसकी आंख की सर्जरी मैंने अपने हॉस्पिटल से करवाई। ठीक सर सरकारी हॉस्पिटल से बहरहाल सर बेहतर है। वहाँ मैंने देखा ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आज मैं जो जनरल सर्जन थे मैंने उनका जो कमरा विज़िट किया ना, वो तो ऐसे लग रहा था कि ये शायद किसी कबाड़ की दुकान में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने पर्दा किया हुआ है, पीछे पता नहीं क्या गंद बला फेंका हुआ है। तो मैंने कहा यार आप बैठे क्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने दफ्तर को ही दफ्तर बना के बैठ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें रवैये हैं, चीज़ों को उस अंदाज से देखने की बात है। तो ये सर मैं बेहतर है काफ़ी। मैंने अपने रिलेटिव का गायनी का करवाया था। गाने का बहुत लोड है वहाँ, बहुत लोड है सर वहाँ, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन सर बहुत बेहतर था। जी नेक्स्ट सर
इसमें सर ये डिस्पेंसरीज के हवाले से सर हम एक बता दें, क्योंकि रेफरल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा सर मेजर कंसर्न है। हमने सर इस जीबी में फैसला करवाया है कि अगर 30% हमारी रेफरल्स से ज़्यादा होंगी सर किसी भी डिस्पेंसरी में, हम 6 महीने उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उसको डाउनग्रेड कर देंगे सर। अच्छा। और अगर 50% से ज़्यादा कहीं आती हैं 1 साल के लिए तो उस हम फैसिलिटी को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि सर ये हमारे कुछ इस तरह के मेडिकल आउटलेट्स हैं जहाँ 80% तक रेफरल है, उसको सर वहाँ रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। उससे बेहतर सर हमने 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारा डॉक्टर, लैब, हर चीज़ मौजूद होगी, तो ऐसी जगहों को हम वो मोबाइल हेल्थ यूनिट से कवर कर सकते हैं। नहीं, उसका देखें, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। जो फैसिलिटी आपने दी हुई है ना, वो उसको लोगों के रवैयों का मामला है, ठीक है ना। अगर वहाँ लेबर मौजूद है सर, तो जो आपका स्टाफ है ना, फिर उसकी गोशमाली करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो नहीं को काम करना चाहता तो उसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ना, तो उसमें जो है ना, फिर आप उसको देखें कि जिसने नहीं काम करना, फिर जो काम करने वाला है वो आ जाएगा वहाँ, ठीक है ना। वो जब इनको ये होगा ना कि हमें कोई सज़ा जदा हो सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर वो बेहतरी हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि वो उसमें बेहतरी नहीं हो। ये बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। जिस तरह सर जंग में परसों सर मैंने जो मीटिंग ली थी, 8 हमारे सर एमओ की सीटें हैं, उनमें से 7 खाली पड़ी हुई हैं। अब वो साहब वहाँ 3 साल से एमएस हैं, तो मैंने उनसे पूछा जी आपने क्यों इतने अरसे से खाली रखी हुई हैं। अब सर एक्चुअली यही होगा कि ना मरीज़ होंगे तो ना डॉक्टर होंगे, वो आराम से सुकून से बैठे होंगे। तो अभी हमने 2 दिन में उनको कहा है, तो वो डॉक्टर्स भी आ गए हैं, हायरिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। जैसे टारगेट होते हैं ना जी, जैसे टारगेट होते हैं, तो मैं कसूर के हवाले से बात करूँ, जो हमारे कसूर में डिस्पेंसरी से खुली हुई है, मैंने 2 दफ़ा वहाँ पे विजिट किया। अभी भी मेरा ख्याल 4-5 माह पहले, उससे पहले और वहाँ पे चंद दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अगर मैंने वहाँ पे 1-2 मरीज़ बैठे हुए थे जो भट्टों पे काम करते हैं ना, वो बेचारे, तो वो कहते हैं कि इतनी दूर से किराया लगा के हम आते हैं, तो अपना बताते हैं हमें बच्चे बीमार हैं या वो हमें खांसी की एक बोतल छोटी सी पकड़ा देते हैं, खांसी की दवाई दे देते हैं। अगर हमारा कोई डिलीवरी का मसला हो तो फिर वो हमें कहते हैं कि लाओ पैसे दे दो, आपको एक वहाँ पे एम्बुलेंस है, आपको ले जाते हैं। तो अगर हमें ये सहूलत ही नहीं है तो फिर हमें किसी और जगह पे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसमें मैम हम 50 बेडेड वहाँ हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, उसकी काम अपना बेसमेंट वगैरह बन गई है, तो इंशाल्लाह अगले 8-10 महीनों में वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो पूरा कंप्लीट एक फुल फ्लैज हॉस्पिटल होगा। उस दौरान ये मैंने चेक करवाया था, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, उसकी लोकेशन भी बहुत ऐसी वो है। वहाँ हमने एक प्राइवेट जगह ली है मेन रोड के ऊपर, वहाँ पहले एक हॉस्पिटल ही चल रहा था, तो अब हम उसको मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह अगले महीने से वहाँ फंक्शनल हो जाएगी। एक्सेस का इशू भी एक बहुत बड़ा था मेन फिरोजपुर रोड पे होने की वजह से, अब वो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी नहीं, वो पहले तो शहबाज रोड पे थी ना, शहबाज रोड पे थी, चौक है, तो उसमें डिस्पेंसरी सी बनी हुई है, तो उसमें चंद दवाइयाँ, वो खांसी का शरबत पड़ा हुआ था, बस मैंने तो यही देखा उसमें, और कुछ भी नहीं था उसमें। जो मरीज़ वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने मुझे फिर बताया कि हम किराया लगा के भी आते हैं इतनी दूर से, तो हमें मिलता भी कुछ भी नहीं इधर से। मैडम ये हॉस्पिटल बन जाए इंशाल्लाह, फिर आप देखेंगे बहुत अच्छा। इसमें देखें, जो बात मैंने पहले की है, अब हेल्थ ने फिर एक मॉडल जो है ना आउटसोर्सिंग का, अब वो वहाँ भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, BHU का भी, ठीक है ना। तो उन्होंने उसमें भी आउटसोर्सिंग का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं कि हर ज़िले में, तहसील में 1-1, 2-2, 3-3 जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। वो पर मरीज़ जो है वो पैसे देंगे, डॉक्टर्स को वो ऑफ़र कर रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं ना कि वो हमारे रवैये हैं कि अव्वल तो आना नहीं है, आना तो हाथ लगा के निकल जाना है, अब कितना चेक कर देंगे, ठीक है। तो उसका ये ज़रा उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो मॉडल क्या है, वो सर बताते हैं आपको नेक्स्ट आगे। हाँ चेयरमैन साहब, अगर आपकी इजाज़त तो मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। जी। क्या आपका कोई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो दूसरे दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कोई कोलैबोरेशन का सिस्टम है? अगर फ़र्ज़ करें किसी एक शहर में आपका हॉस्पिटल नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ की जो आपके रजिस्टर्ड लेबरर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? उसमें से जिस तरह जहाँ स्पेशलाइजेशंस हैं, मसलन PIC है,
वो हमारे जो हार्ट के अभी हमारी कैथ लैब डाउन है तो हम वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। PKLI के साथ अभी सर हमने MOU की है जिसके अंदर हमारे ये अपना लिवर और किडनी के जो पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट होना है हम वहाँ उनके साथ रेफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फैसलाबाद में अलाइड के साथ हमारी सर है कि जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी या इससे रिलेटेड जो है या पीनम है वहाँ उनके साथ भी हमारा MOU हुआ है। तो स्पेशलाइजेशन जहाँ भी हैं सर हमने वहाँ MOU किया हुआ है। उनके पूछने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं सर्विस नहीं दे रहे सर तो उनका क्या होगा? उनके साथ MOU हुआ हुआ है ना सर। नहीं, उसमें देखें मेरी बात सुने, उसमें तो आप MOU करें ना करें, सरकारी हॉस्पिटल में कोई बंदा चला गया उसको मना तो नहीं कर सकता कि मजदूर है आप नहीं यहाँ आ सकते। वो तो आपके बगैर MOU के भी जा सकता है, आपके रेफ़र किए बगैर भी जा सकता है। अब ये है कि उसको वहाँ कोई स्पेशल प्रायोरिटी मिलती है या नहीं मिलती, बात करने की ये है। जी हम करते हैं, हम उसको रीइंबर्स भी करते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में वैसे आप जाएं तो सर मेडिसिन वहाँ आपको फ्री नहीं मिलती। अच्छा, मेडिसिन भी हम देते हैं सर, अगर उसके कोई ऑपरेट करने के चार्जेस हैं वो भी पैसे पे करते हैं। मैं यही बात करने चाह रहा हूँ कि ये बात मैं जानना चाह रहा था कि जैसे हेल्थ कार्ड का मरीज़ आता है ना तो वो उन्हें एक इंसेंटिव डॉक्टर को होता है कि इसको ट्रीट करने से हॉस्पिटल को भी पैसे आने हैं, डॉक्टर को भी आने हैं, सबको उसका शेयर आना है, ठीक है। तो आप जो रेफरल भेज रहे हैं तो उस हॉस्पिटल को जो सरकारी है या प्राइवेट है उसको उसके इवज़ कुछ पे कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा। PKLI को भी हम कितने दे रहे हैं? सर इसमें ये होता है कि जब भी अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है सर, उसका अगर कोई प्रोसीजर्स करवाना है, जैसे उसका हेमेंजियोमा है, उसके कोई ट्रीटमेंट करवानी है, उसके पास हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मेयो से सर टाइम लेके जो कॉस्ट होती है कॉस्ट एस्टिमेशन देके कॉस्ट पेशेंट को पहले देते हैं। और अगर किसी एक सूरत में वो प्राइवेट अपना इलाज करवा लिया, इमरजेंसी में चला गया है, हमारे किसी उस एरिया में प्राइवेट में तो रीइंबर्समेंट का सिस्टम है ना, लेकिन गवर्नमेंट में किस खाते में आप उनको पैसे पे करेंगे? सर कई स्पेशलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल सर एक छोटी सी एग्जांपल है, हेमेंजियोमा है, ठीक है, उसकी सर्जरी है, कोई ऐसी नेफ्रोलॉजी की नहीं वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। एक जो पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है, बिल फॉर सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहाँ मरीज़ आपने रेफ़र कर दिया, अगर आप उनको पैसे पे करेंगे, आप तो चलो कर देंगे कि रीइंबर्समेंट में हो गया, वो किस हैसियत में वो पैसे वसूल करेंगे? वो तो गवर्नमेंट ने रखी इसलिए है, तनख्वाह है, बजट है, वो किस हैसियत में पैसे वसूल करेंगे उनसे? सर उसकी जो वो मेडिसिन की जितनी कॉस्ट होती है ना, क्योंकि सर वहाँ पे कई चीज़ें फ्री में नहीं होती, तो मेडिसिन की कॉस्ट है, कई उनके स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। जी जिस तरह सर हमारा भी PKLI के साथ हुआ है ना सर, हम उनको पर पेशेंट सर हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है। अच्छा। जो पेशेंट हम रेफर करेंगे PKLI को, अच्छा, उसकी हम एडवांस 3 लाख या मुझे एग्जैक्ट अमाउंट इस अच्छा वो तो हो गया ना ट्रांसप्लांट का एक उनका तो सिस्टम है, प्राइवेट मरीजों को देखते हैं, उनके पैसे भी आपके वो मरीज प्राइवेट मरीज के तौर पर ट्रीट होंगे वहाँ? सर एक MOU के तहत वही है ना, वो MOU के तहत आप उन्हें पेमेंट करेंगे, वो आपका कोई मैकेनिज्म उसमें मौजूद है सर। ठीक। सर दूसरा सर एक सर अगेन वही वाली चीज़ है सर, ये उन चीज़ों के लिए जिसकी स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर आपको भी पता है, बाकी सब लोग भी बैठे हुए कि सर सिक्योर वर्कर्स प्रेफर करते हैं अपने हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि सर यहाँ पे उनको वो फॉरन प्रोटोकॉल मिल जाता है। और अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, इमरजेंसी है, तो सर वो भी उनको मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ उसे कोई प्रोटोकॉल मिलता है, अगर नहीं मिलता फिर तो वो रूटीन में भी चला गया, फिर तो वही बात हो गई। अगर तो उसे प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ, फिर तो रेफर का फायदा है, रेफरल का, ठीक है ना। मैं इसको रिफ्रेज कर देता हूँ, ये जो जिनके साथ आपके MOUs हैं या जिनके साथ किसी भी सूरत में आपने कोलैबोरेशन की हुई है, वहाँ पे आपने कोई हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए हुए हैं? सर हेल्प डेस्क तो हमारे नहीं है, मगर ये कि हमें कंप्लेंट अगर कोई आती है तो सर वो हम ज़ाहिर एंटरटेन करते हैं, और इनमें आमतौर पे हमें सर कोई ऐसी देखें ना, ये आप उनको रेफ़र कर रहे हैं, आगे वो रूटीन में बेचारा धक्के खा रहा है। अब अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है हमारा, वो जहाँ जाएगा ना तो वहाँ एक बंदा डिप्यूटेड है उनको टेक केयर करने के लिए, तो जब आप रेफ़र कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर आपको MOU में अगर कर रहे हैं तो कोई ऐसा सिस्टम उसमें इनबिल्ट करना चाहिए कि आपके मरीज़ को, अगर वो उसने 6 माह की डेट ही वहाँ से लेके आ जाना है तो फिर उसको क्या फ़ायदा है? उसको MOU का तब फ़ायदा ना, आपको पैसे भी देने का तब फ़ायदा है कि उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, तो उसको कोई डिस्टिंक्शन मिले। और सर इस तरह के जो केसेस होते हैं सर, ये बहुत कम केसेस होते हैं, लाइक बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, हफ्ते में, महीने में 2-3 केसेस होते हैं। और सर वही बात है कि हम वर्कर्स का सर आपको भी अंदाज़ा है, अगर वो जा रहा है और उसको कोई एंटरटेन नहीं करा तो वापस हम आके हमें यही शिकायत करता है कि जी वो तो पुछते नहीं है सानू, तुसी भेज छड्या।
फिर वहाँ पे सर इस लेवल पे एफर्ट की जाती है कि आप उसको, कोई आपके डॉक्टर जाने वाले होते हैं उसे कहते हैं कि मैडम ये तो ना बात की बात है ना, अब कैसे मुमकिन होता है कि ये है ठीक है सर बस वो, मगर जी सर वो ये नहीं कि इस तरह की सर कोई तो बहरहाल इसमें कोई इसका कोई सिस्टम, जब हम पैसे दे रहे हैं ना, अब बात बैठने का, बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें निशानदेही हो रही हैं, इसको हमने बातें कागज़ों की हद तक नहीं रखना, इसको अमलन कुछ ना कुछ इसका करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलें। ये सर हमने अपना सर जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं सर, इनकी हम सर अब मॉर्निंग मीटिंग्स करते होते हैं, उसके अंदर सर हम इससे आप निकल आए जी, आप निकले आज ज़रा, इसमें सर 2-3 चीज़ें नेक्स्ट पे चलें जी, जल्दी जल्दी निकल आए जी सर। नेक्स्ट कर दें ये सर हमारी मेजर माइनर, नेक्स्ट कर दें ये सर। मैं थोड़ा सा बता दूं सर, एक तो सर हम उनकी देख रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में कितने सर जो यूटिलाइजेशन रेशो है, एक डॉक्टर और ओपीडी कितने वो कर रहे हैं। जहाँ पर सर हमारी यूटिलाइजेशन रेशो जो है 50 से नीचे है, वहाँ सर हम रिव्यू कर रहे हैं, या तो डॉक्टर बढ़ा रहे हैं या फिर उनकी ओपीडी हम बढ़वाएंगे सर। उनकी हम अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, उन्होंने कितनी सर्जरीज की हैं वो हम देख रहे हैं, उन्होंने कितने कंसल्टेंट हैं, उन्होंने विजिट कितने किए हैं। ये सर जब से हमने करना शुरू किया, हमारी ओपीडीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह सर बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले सर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हाँ कोई फिजिकली जाके चेक कर ले तो कर ले। अभी हम ऑनलाइन लेके उसी HMIS के डाटाबेस से जो उन्होंने एंट्रीज की होती हैं, उसकी बुनियाद पे हमें सबकी परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है। आपके हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक का कोई निज़ाम है? बिल्कुल है सर। डॉक्टर्स के लिए भी? जी बिल्कुल है सर। फॉलो करते हैं वो सारे? जी सर, कंसल्टेंट्स भी लगाते हैं उसमें। अब जब से हमने सर ये स्टार्ट किया तो हमें पता लग जाता है कि महीने में कौन से डॉक्टर साहब कितनी दफ़ा लेट आए और कितनी दफ़ा। आज मैंने 8 स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिटीज़ हैं वो विजिट की हैं, सिर्फ 2 में डॉक्टर थे सर। ठीक है सर, जुमे का दिन है तो सारे मुसलमान नहीं, वो आम जनरल कंप्लेंट थी। वो मेरे जो मरीज़, वो मुझे देख के भी शायद कोई अफसर आया है, वो मेरे इर्द गिर्द बेचारे वो सारे, जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है जी, डॉक्टर नहीं मिल रहा, कहाँ है जी? वो कहते हैं जी ऊपर जाएं, नीचे जाएं। तो इसके लिए चीज़ें ये हैं कि कोई मैकेनिज़्म, अब अगर अहमद साहब अपने कमरे में बैठे हैं ना, तो वो वहाँ बैठ के कैमरों के ज़रिए अगर करना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो ही रहा है ना सारा कुछ, तो वहाँ क्या डॉक्टर साहब कंसल्टेंट मौजूद हैं, 4-4 कंसल्टेंट हैं, तो कोई एक तो मौजूद होना चाहिए। और फिर जो कंप्लेंट ज़्यादा थी वो लोगों की सादा लोही भी हो सकती है कि जी हमें बड़े डॉक्टर साहब नहीं देखते, ठीक है, तो उनका भी कोई एक दिन हो या एक दिन में 2 घंटे हों कि कुछ मरीज़ जो फ़िल्टर होके आए हैं वो कुछ को वो भी देख लें। तो वो खाली सिर्फ आने जाने का ही तो नहीं ना होना चाहिए सिस्टम। वो दुनिया बहुत आगे चलेगी, अब बस हमारा वही रवैये हैं, सारा मुमकिन, सब मुमकिन। वो मैं जी सिस्टम की गल कर रहा है ना, जिस सिस्टम की गल जी मैं कर रहा ना, वही दुनिया बहुत अगे। इत्थों बैठ के लोग यूरोप दे बिजनेस इत्थों बैठ के मॉनिटर हो रहे हैं, उन्होंने लोग कर रहे हैं, उत्थे वाले इत्थे दे कर रहे हैं, इत्थे वाले उत्थे दे कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं जी। आगे चलें। इसमें सर सेकंड हम सर अपने जो हॉस्पिटल्स हैं सर, इनमें से 5 की सर हमने सोलराइजेशन स्टार्ट कर दी हुई सर, और ये इंशाल्लाह सर अगले 3-4 महीने में ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। फिर हम इंशाल्लाह सारे बाकी हॉस्पिटल्स को भी सर सोलराइज करेंगे नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे सर ये हमने पहली दफ़ा सर हमारे ये हुआ है कि 88 लाख तकरीबन हमारे सर डिपेंडेंट्स हैं। हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीनेशन जो कि एक नेशनल कॉज है सर, EPI सेंटर्स, वो उसकी कोई कवरेज नहीं थी। ये इशू तब बनना था कि अगर हमारे किसी वर्कर का बच्चा पोलियो का निकला था या सैंपल पॉजिटिव आया था, तो हमने सर खुद हेल्थ को ये ऑफ़र की कि जी हमारे जितने मेडिकल सेंटर्स हैं, BHUs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पर अपने काउंटर्स लगाएँ और अपनी टीम्स बिठाएँ। तो इस पे सर वो उन्होंने बिल्कुल हमें वेलकम किया सर, और ये हम इंशाल्लाह सर बड़ी जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। उसके बाद सर हमारी जो आपने सर जिस तरह से बताया है, हमने एक सर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है। हमने सारी अपनी बड़े हॉस्पिटल्स का सर्वे करवाया है। उसके अंदर सर नीड असेसमेंट में हमने एक तो उनकी जो मिसिंग मशीनरी है वो सारी असेस करवाई है। दूसरे नंबर पे सर हम हॉस्पिटल्स की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से उनकी जो मेन एंट्रेंसेज हैं, वार्ड्स हैं, उनको सर ब्यूटिफाई करने के लिए आप कुछ ना करें, ना रिवैम्पिंग करें, ना ब्यूटिफिकेशन करें, आप उनको मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट उनके पहली प्रायोरिटी पे पूरे करें सर, ठीक है। ये बेसिक नीड है, इस पे पूरे करें, ठीक है। तो अगर ये हो जाएंगे ना, तो फिर ही किसी ने काम को मानना है। ब्यूटिफिकेशन को, रिवैम्पिंग को किसी से उसका पेट नहीं भरता, ना उसका इलाज होता है। तो जो हालात वहाँ हैं
हॉस्पिटल के, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इस वक्त है वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स की है। और जो उन्हें चीज़ें दरकार हैं, मसलन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का ख़ुसूसन मैं कहूँगा कि आपकी वो एक्सरे मशीन कितने सालों से ख़राब पड़ी है, ये बेसिक ज़रूरत है। और उसके साथ बाकी जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो पता नहीं कितनी, दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, वो आप वो 20 साल पहले की लेके बैठे हुए हैं, वो तो वैसे ही अज़कार रफ्ता हो गई हैं। ठीक है, इसको आप मेहरबानी करें, ये सर है हमारे प्लान में है सर, कि जो फौरी तौर पे प्रायोरिटी पे रख के जो रिक्वायरमेंट हैं उनको आप अगर वसाइल जितने आपके पास मौजूद हैं पहली फुर्सत में इसको लंबा ना करें, जो भी जिस तरह भी हो सकता है इसको कट शॉर्ट करके वो उनको प्रोवाइड करें, ताकि हमारे यहाँ बैठने का कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचे कि जी कुछ हमारे को पुरसाने हाल है, कोई बात किसी ने सुनी है। सर इसमें सर हम एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जो है वो भी इनको हमने अप्रूव कर दी है सर, वो इनको मिल जाएगी मुल्तान। वो देखें ना डिमांड कितनी है। अब लेप्रोस्कोपी की वजह से आपके मरीज रेफर हो रहे हैं सारे। अब एक मशीन आप उन्हें ले देंगे तो कितने की है वो मशीन लेप्रोस्कोपी? सर मेरा ख्याल है कोई 60 मिलियन के करीब होगी सर ये। अच्छा, तो अगर वो ज़रूरत देखें कितनी है कि वहाँ लोड कितना है, वो आप देखें। आपने जो कंसल्टेंट है आपके इसके मेडिकल के, तो वो कौन साहब हैं? सर यहाँ मुल्तान मेडिकल एडवाइज़र या कंसल्टेंट, क्या नाम देते हैं आप उसको? मेडिकल एडवाइज़र सर। अच्छा जी, वो हमारी डॉक्टर हुमैरा हैं सर। देखिए, एडवाइज़र का मकसद होता है रूटीन का बंदा नहीं होता। अगर आपने अपने ही नीचे से किसको ला के एडवाइज़र बना के बिठाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलना, वो तो है ही। ये आपको स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं, जो कोई एक्सपोजर विजन रखते हैं, उन उसको देखना चाहिए, ताकि वो आपको मुख्तलिफ मॉडल्स वो स्टडी कर रहे हैं। जो मुलाजम हमारे हैं ना, माजरत के साथ, वो एजुकेशन के हैं, वो हेल्थ के हैं, वो जिस दिन नौकरी मिल जाती है वो अगला काम छोड़ देते हैं सर। तो वो इसलिए वो एक्सपोजर लेवल वो नहीं रहता उनका। तो जो एक स्पेशलाइज्ड बंदे अंगेज हों, हायर हों, उसको आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बाकायदा, आप अगर रूल्स में प्रोविजन नहीं है तो ले आए, नए सिरे से बना लें उसमें, तो वो रखें। एजुकेशन में भी मैंने उन्हें यही कहा है कि वो ये करें, अगर आपने इस निज़ाम को बेहतर करना है तो आप भी। तो ज़ाहिर है हर बंदा, मेरी इन्फॉर्मेशन महदूद होगी, आपकी भी महदूद होगी, तो जो बंदा जिसका ये फील्ड है तो उसके पास हमसे कहीं बेहतर नॉलेज होगा, वो हमें सजेस्ट कर सकेगा, वो हमें राय दे सकेगा। तो इस पे ज़रूर ज़रा जो है ना आपका एडवाइज़र कम से कम इसको ज़रूर आप देखें कि ऐसा लें उसको बंदे को। सर जी अच्छा सर, इसके अलावा सर हमारी एक शेखुपुरा में टोयो नासिक है सर, उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। डिस्पेंसरी शादरा वाली डिस्पेंसरी को सर हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो चूँकि अस्पताल के बिल्कुल साथ है सर, तो वहाँ पर सर हमारी ओपीडी कोई नहीं है। उसके बाद सर हमारी एक सीटीएम मुल्तान में, इसको हम सर अपग्रेड कर रहे हैं, पीएचयू बना रहे हैं सर इसको। इसके अलावा एक सर हमारी अल हिलाल घी मिल्स मुल्तान में है सर, इसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। एक सर हमने शकरगढ़ में अभी अपना एमरजेंसी सेंटर जो है वो सर जीबी से अप्रूव करवाया है। जो हमारी सर भावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल में एमरजेंसी सेंटर है सर, उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं सर। और इसके बाद सर हमने जो अपने एमसीज थे, मैंने जैसे सर पहले सबमिट किया कि हम उसको बीएचयू और जो हेल्थ के मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करके, मसलन यहाँ दाई नहीं होती थी सर, अब हम वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और बाकी सर जो उनकी डॉक्टर्स और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम हेल्थ के मुताबिक कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, ये एक फैक्ट्री का नाम है सर। जी सर। इसके अलावा सर हमने अभी जी ये सर हमने जो अभी हमें कुछ एप्लीकेशंस आई थी सर नर्सिंग और एलाइड की, इसमें सर जीबी से सर हमने अप्रूव करवाया है कि हम इनको कंपैरेटिव बेस पे इनके साथ एफिलिएशन करेंगे लोकल लेवल पे। जो हमारे मुख्तलिफ नर्सिंग या एलाइड के जो कॉलेजेस हैं वो अपनी फ़ीस का जो भी पोर्शन होगा वो हमें देके, तो उसके सर हमें फ़ायदा होगा, हमें रेवेन्यू भी आता है और साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ भी मिल जाता है सर। अच्छा, ये एक और ऑब्जर्वेशन थी मेरी आज कि आपका जो स्टाफ है ना, या वो पैरामेडिक्स हैं और या अलाइड प्रोफेशनल्स हैं, वो कोई बंदा भी, किसी का कोई पता नहीं था ये मरीज़ है, ये चपड़ासी है, ये कौन है, कोई पता नहीं किसी के पास। कम से कम वो उनकी जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक वो अपने उसमें हों, ताकि पता चले कि ये लोग किस शोबे से वाबस्ता हैं, इनका काम क्या है। तो ये ज़रूर आप उसमें ये करवाएँ। आप डॉक्टर्स भी आपने पहने वो गाउन, और दूसरे भी सारे पता तो हो ना कि
कौन बैठा है कौन। मैंने मतलब मैं कई जगह वो मुझे नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लग रहा था कि शायद कोई बंदा वैसे बैठा है। तो इस तरह वो कम से कम अपीयरेंस जो है वो तो कम से कम नज़र आए। हाँ सर, प्रोफेशनली भी होना चाहिए बिल्कुल, हम इसको नहीं बिल्कुल नहीं थी, ज़ीरो थे। इसके अलावा सर हमारी इस्लामाबाद में सर हमारी 2 फैसिलिटीज़ हैं, चूँकि हमारी ये फैसिलिटीज़ 2006 में सर वहाँ बना था ऐसी इस्लामाबाद सोशल सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूट है, तो उस वक्त से सर उनका मुतालबा ये रहा है कि ये हॉस्पिटल और एक डिस्पेंसरी वो हमें दे दें। तो सर हमने फिर उनको ये कहा कि जी आप हमारे साथ ये भी कर लें, हम उनके पेशेंट्स भी सर अब अपने हॉस्पिटल्स में देखेंगे। हमारे पास 80 कनाल जगह है सर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो हम उनके पेशेंट्स को देख सकते हैं। एक तो उनका जो प्राइवेट जगह पे जा रहा है वो हमारे पास पेशेंट आ जाएगा, दूसरा उनकी ये जो डिमांड थी कि जी चूँकि आप इस्लामाबाद में तो हमें दे दें, तो वो भी सर पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा MOU इनके साथ हो गया होगा सर। इसके अलावा सर हमारी नीड असेसमेंट सर्वे है, इसके अंदर हमने अपनी तमाम डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और BHUs का सर्वे करके 2014 से चूँकि हमारी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, जहाँ पर अभी हमारा चलता हुआ इक्विपमेंट है हम छोटी जगहों पे किसी छोटे स्टेशन पे भेज देंगे, और जहाँ हमारी डिमांड जिस तरह गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर है, यहाँ नया इक्विपमेंट हम सर ले रहे हैं। तो वो हमारी सर फेज़ 1 में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी प्रोक्योरमेंट नेक्स्ट। सर ये एक बड़ा सर ब्रेक थ्रू हमारा होगा। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी सर जो है ये हमारी एक यूनिवर्सिटी है सर फेडरल गवर्नमेंट की, इनके साथ सर हमने एक MOU हम सर साइन करने जा रहे हैं GB से सर, हमने इसकी अप्रूवल ले ली है। एक तो सर उनके 17 डिग्री प्रोग्राम्स हैं सर, उसमें ये हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे। इसके अलावा सर हमारी जो इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये हम जॉइंटली उनके साथ कर सकते हैं सर। इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं सर, उस पर हमें ये सपोर्ट सर प्रोवाइड करेंगे। और सर हम इनके साथ MBBS, BDS और नर्सिंग के जो प्रोग्राम्स हैं सर, वो चूँकि यूनिवर्सिटी है और 80-20 की बुनियाद पर सर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि फ़ीस का 80% जो है वो पैसे लेगा, 20% उनको हो जाएगा, और वो उसके बदले सर हमें फैकल्टी भी देंगे जहाँ पर हमें फैकल्टी रिक्वायर्ड होगी। तो चूँकि सर ये G2G है और हमारे कानून में ये है कि हम सिर्फ JV के थ्रू ही बना सकते हैं, अपना हम इंडिपेंडेंटली कोई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ इसको अलाउ भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल सर ये हमारे लिए एक बड़ा वो होगा जिससे हमारी प्रोफेशनल जो है वो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सर थोड़ा सा लीगल एज है कि इनके लॉ में है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो सकता है, वो लॉ की अमेंडमेंट सर ऑलरेडी हमने वो जो आप समझते हैं ना कि ज़रूरी है वो ले आए। यहाँ हाउस में एक स्पेशल कमेटी, लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बना दी गई है इन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। तो वो जो भी है आप ले आए, बना के शेयर कर लें। सर अभी हमारा वो कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, ठीक, वो अब तो डायरेक्शन है, ठीक, और वो तो अभी डायरेक्शन होगी ना, फिर उसके बाद बन के आएगा ना। फिर तो वो अगर डिपार्टमेंट नहीं करेगा, मैं तो अब प्राइवेट मेंबर के तौर पर जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में। पब्लिक नहीं हो सकती, उसको खुद से रिव्यू कर सकती है। अच्छा, लेकिन हम थोड़ा सा जरूर लगाते हैं कैबिनेट में ऑलरेडी किया हुआ है। वो ये लेके आएंगे ड्राफ्ट तो तभी हम देखेंगे ना। ठीक जी, खालिद साहब। जी सर, ये कमेटी का इख्तियार है कि वो अपनी रिकमेंडेशंस में लेजिस्लेशन भी प्रपोज कर सकती है, और ये लेजिस्लेशन जो है हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, वो कैबिनेट से अप्रूवल वो लेगी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट बिल लेके आएगी। कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो लेजिस्लेशन प्रपोज कर सकती है। हमारे सामने बिल्कुल सही पॉइंट आउट। वो मैंने यही कहा ना कि आप लेके आएँ, जो आप समझते हैं वो प्रपोज करके लाएंगे तो हम उसको देख के फिर आगे भेज देंगे। ठीक, वो तो अभी वो भी आज सिर्फ ऐसी है, वो उसमें आप नेक्स्ट रखेंगे तो उसमें रखेंगे। हाँ वो मुझे पता है, आप नेक्स्ट रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट न छुट्टी ये सर हमारी इस वक्त HR की पोजीशन है सर। अच्छा, इसमें आप ज़रा कुछ सवालात हैं वो आप उसको ज़रा उसके जवाब दे दें। ब्रीफिंग मेरा ख्याल आप बंद कर लें। आपका जो ये आपने भिजवा दिया था नहीं सर, आपको देखना है। अच्छा उनके पास उसके होगा नहीं। आपका जो स्टाफ है पैसी का सर, वो आप कहाँ से लेते हैं? सर जो हमारे 17 एंड अबव है सर, वो अब PPSC के थ्रू आते हैं सर, और अगर PPSC की उसमें देर होती है तो उस दौरान सर हम रिटेनी स्टाफ ले लेते हैं सर। और सर जो नीचे वाला स्टाफ है सर, उसके अंदर जो मेडिकल साइड है सर, वो रिटेनरशिप पे ही चल रहे हैं। जो अदर देन मेडिकल है सर, वो चूँकि बैन लगा। नहीं, मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जो आपके हेड ऑफिस का स्टाफ है सर, मेनली तो PPSC के थ्रू आ रहा है सर। सारा PPSC के थ्रू आता है। अच्छा, 16 एंड अबव जो है ना सर। अच्छा, तो इनकी प्रमोशंस का, इनकी फर्दर ट्रेनिंग्स का
क्या मैकेनिज्म आपके पास? सर इसमें तो हमारा ट्रेनिंग का कोई ऐसा वो मैकेनिज्म नहीं था। ये सर हमने अपनी जीबी से अप्रूव करवाया है लास्ट टाइम। इसके अंदर हम सर 3 वीक्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं उन लोगों को जो कि 18 to 19 के लिए प्रमोट होंगे, और 2 वीक्स की ट्रेनिंग कहाँ से करवाएंगे? सर ये MPDD से सर। अच्छा, हमने उनके साथ सर कर लिया हुआ है, अपना सिलेबस वगैरह शेयर कर दिया है। अच्छा। और 2 वीक्स की 17 से 18 उस सिलेबस का लेवल क्या रखा है आपने? सर वो जिस तरह से PCS अफसरों को कराई जाती है, क्योंकि हमारा सर मेन टारगेट उसके अंदर रिकवरी होता है, तो रिकवरी पे हमारा तकरीबन 50% मॉड्यूल्स हैं, और रिकवरी पे हम बाकी सर जनरल जो मैनेजमेंट के PCS अफसरान को कराई जाती है। और सर जो HS इनके हेल्थ सर्विस एकेडमी के साथ है, इसके अंदर सर हमारे डॉक्टर्स की चूँकि कैरियर प्लानिंग उस तरह से कोई नहीं होती सर, ना हम उन्हें कोई स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें जितने भी उनके 17 सर डिग्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हम अपने डॉक्टर्स को सर वहाँ पर उनके इसकी चूँकि ये ट्रांसफ़र ये सारी उम्र वहीं रहेंगे जो लोग आपके आप भर्ती करेंगे, इनको आगे पीछे जाने का कोई मिसकंडक्ट है, कोई चीज़ है, तो क्या वो क्या है इसमें? ये सर के कहने का मकसद ये है कि कोई आपका सर्विस स्ट्रक्चर या सर्विस रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हैं, उसके तहत आगे सर्विस रूल्स तो सर हर कार्टर के बने होंगे, हर कार्टर के नहीं, ये मैं पैसे स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ सर। उसमें क्योंकि इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम आज तक नहीं था, हमने पहली दफ़ा सर जीबी से अप्रूव करवाया है। अब उस पर सर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मिसाल के तौर पे सर हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो ग्रेड 19 के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी इवनिंग और नाइट शिफ्ट की हुई है। हमने पिछले हफ्ते उनको डायरेक्टर यहाँ लगाया लाहौर में डिस्पेंसरीज़ का, तो हमें उन्होंने सिफारिशें कराना शुरू कर दी कि जी मुझे वापस भेजें। तो अब जो ग्रेड 17 में अपॉइंट हुआ है किसी डिस्पेंसरी में, वो यही चाहता है कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊँ। तो हमने सर अब उनके करियर प्लान में ये रखा है कि कम अज़ कम अगर उसने ग्रेड 19 या 20 में जाना है, तो उसने 2 साल एक स्टेज पे किसी कमांड किया हो, कि हॉस्पिटल को किया हो, या किसी मतलब एज डायरेक्टर उसने काम किया हो, अदरवाइज हम उसकी फिर प्रमोशन नहीं होने देंगे सर। नहीं, ये तो हो गया ना नीचे। मैं तो सिर्फ आपके हेड ऑफिस के स्टाफ की बात कर रहा हूँ। रिकवरी साइड की या मेडिकल साइड की सर? नहीं, हेड ऑफिस में मेडिकल साइड, रिकवरी साइड अलग अलग आपके पैसे में अलग अलग बैठे हैं। सर आप एक्सप्लेन कर देना सर। एक हमारे ऑफिस में सेटअप किया है हमारे सर रिकवरी साइड पे DG होता है सर, उसके नीचे 22 डायरेक्टरेट्स हैं सर, और उनके अंडर फिर सारे फील्ड की फॉर्मेशंस है। और मेडिकल साइड पे सर हमारी मेडिकल एडवाइज़र हैं, और उनके नीचे 5 डायरेक्टर्स हैं मेडिकल के, जो कि अपना मेडिकल कार्डर को या लाइट कार्डर को, इस तरह नर्सिंग को ये देख रहे होते हैं। तो ये सर हमारे फील्ड के ही लोग आते हैं, डॉक्टर्स, उन्हीं में से सर हमने उनकी कोई टेन्योर पोस्टिंग रखी हुई है आपने? सर उस तरह के रूल्स में तो ऐसा सच नहीं है सर। इसको अच्छा जी, हमारा एजेंडा आज शायद मुकम्मल नहीं हो सकेगा। हाँ, तो ये फैसल साहब आपसे शेयर कर लेंगे, इसको आप होल्ड करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए वो। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो ज़रा उसमें आप, ये एक अदारा है आपका PPFT, ये क्या चीज़ है? जी,
हमारी सब्सिडरी है सर एक, इसका अपना बोर्ड एक बना हुआ है। बोर्ड में कौन कौन लोग हैं? सर बोर्ड में हमारे ऑफिसर्स ही हैं सर ज़्यादा। अच्छा। और अच्छा, एक चीज़ ज़रा ये देख लें सर, डॉक्टर साहब आप इसको नोट कर लें, जो जीबीज़ हैं आपकी उनमें भी पार्लियामेंट्री जो है ना ओवरसाइट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें बोर्ड में भी जो भी इस तरह की गवर्निंग के मुतलका हैं उसमें आप एट लीस्ट 2 मेंबर जो हैं वो लाजमी उसमें प्रपोज करके लाएं। वो जाहिर है वो उसके अमेंड हो गए, मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि वो आप ज़रूर उसमें अमेंडमेंट करके लाएं। उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको फ़ायदा जो होगा बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं कह सकते होते, ठीक है। तो वो जो पार्लियामेंटेरियन है वो आपसे जो चीज़ें शेयर होंगी, मसाइल होंगे, वो बात वहाँ खुल के कर सकेंगे और चीज़ें एक्सपेडाइट भी हो जाएंगी और जो जी तो और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सर इनकी एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन क्या है? मुख्तलिफ सरकारी अफसर ही हैं या उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक एम्प्लॉयज़ के नुमाइंदे हैं, एम्प्लॉयज़ के नुमाइंदे हैं, वो इनका वही फोकस है, या ऑफिसर्स हैं। तो इसमें अगर पार्लियामेंट उसमें रेशो क्या है एम्प्लॉय, चूँकि ये इदारा तो एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रा उस पर थोड़ा सा बता दें। हमारे जो मेन हमारी जीबी है उसके 13 मेंबर्स हैं सर, उनमें से 3 एम्प्लॉयर्स के मेंबर्स होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, और 3 एम्प्लॉयज़ के होते हैं। 6 लोग सर ये हैं। बाकी सर उसमें अपना हमारे ऑफिसर्स हैं, एक फाइनेंस का रैप होता है सर, इंडस्ट्रीज़ का एक रैप होता है, एक स्पेशलाइज्ड का होता है जी। हमारे 13 में से 7 मेंबर्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं इसमें। नहीं, ये लॉ में प्रेस्क्राइब किया हुआ है या रूल्स में है? ये कहाँ पे है? ये हमारे सर ऑर्डिनेंस जो पैसी ऑर्डिनेंस है 1965 उसके अंदर ये कंपोजिशन दी हुई है। ठीक। ये आपको क्या लगता है ये फेयर कंपोजिशन है? देखें ये इदारा तो है लेबर के लिए, लेबर के 3 नुमाइंदे, वो माइनॉरिटी में है इसमें, 13 में से 3 है सिर्फ नुमाइंदे और बाकी 10 लोग जो मेजॉरिटी में है उनका लेबर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। एम्प्लॉयर्स के भी ठीक है, 3 वो हैं। इसके बावजूद अगर वो देखें, पहली बात तो ये कि वो 6 के 6 मेंबर्स एक पेज पे हो नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट है ना इंटरेस्ट का आपस में। बाकी 7 जो हैं वो फिर भी मेजॉरिटी में, अगर वो 6 हम अज्यूम कर लें कि एक पेज पे आ भी जाते हैं तो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी इसमें मेजॉरिटी में है बाय डिफ़ॉल्ट। असल में ये लॉ जो है ना, ये ऑर्डिनेंस है, ये असेंबली से पास नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें कंपोजिशन इस तरह है। अगर असेंबली से पास होता तो ये इतनी सर इसको फिर आप रिव्यू करें इसको। इसमें सारा खालसा वर्किंग कर रहा हूँ, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है ना वो नज़रअंदाज है। तो मैं उस पर कोई अमेंडमेंट्स ला रहा हूँ खुद से भी प्राइवेट मेंबर के तौर पर। ये तो चलो हमारा अपना सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है, तो इसमें ये ज़रूर कर लेंगे तो उसमें निज़ाम को बेहतर करने में मुआवन होगा ये सारा सिलसिला। अच्छा, ये PPFT जो है, इसका बोर्ड का चेयरमैन कौन है? इसका सर कमिश्नर पैसी होते हैं। और ये जो आपकी वो हेल्थ फैसिलिटी कंपनी है, हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इसका चेयरमैन कौन है? सर इसके चेयरमैन तो वैसे आउटसाइडर ही होते थे, मगर आजकल सर इसका CEO का चार्ज जो है वो मेरे पास आपके पास है। 3 ओहदे आपके पास ही आ गए सर, ठीक है ना। ये तो सर बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको ये जो है ना, इस कंपनी का भी उस दिन भी बात हुई थी, इस पर नेक्स्ट एजेंडे पे हम इस पर सारी डिटेल बात करेंगे, इसका आप क्या करने जा रहे हैं। जब आप ही CEO हैं तो फिर उसको आपके पास ही सारे इख्तियार हैं, वाइंड अप करें, इसको ख़त्म करें। सर उसके वाइंड अप करने में ना सर उसका लीगल प्रोसीजर बड़ा लंबा है सर। ये कंपनी का हमें अंदाज़ा है कि वो पूरा प्रोसेस इख्तियार करना होता है, लेकिन कोई शुरुआत होंगी तो होगा ना सर। उसकी शुरुआत हमने इस तरीके से की है सर, हमने एक ऑडिटर को सर एंगेज किया सर, और उस ऑडिटर ने इनका 3 साल का स्पेशल ऑडिट सर, परफॉर्मेंस ऑडिट भी होगा, फाइनेंशियल ऑडिट भी होगा। हमारा सर ये कहना है कि हम अपने यहाँ पर सर 22 हॉस्पिटल चला रहे हैं, इनके पास सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं सर। तो हमारी जो पर पेशेंट कॉस्ट है वो भी इनसे कम है, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इनसे बेहतर है, और ओवरऑल भी सर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनसे बेहतर है। तो इस बुनियाद पे सर वो जब हमें ऑडिट की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद सर हमारा ये प्लान है कि हम इनके फंड्स रोक देंगे। बाकी जो प्रोसेस है सर वो चलता रहेगा, वो चलता रहे। वो ज़ाहिर है वो वैसे ही जब आप फंड रोक देंगे तो इनको टेक ओवर कर लेंगे सर, हम इनको ऑफर देंगे। वही तो बाकी ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, हम इस पे सारी बात करेंगे। सारे रूल्स जो हैं
वो सर्विस रूल, सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस रूल्स सारे आपके स्टाफ के, इनकी टेन्योर, पोस्टिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो आप प्रपोज करके जो मौजूद है वो भी और प्रपोज्ड भी दोनों का एक बना के ले आएँ, ताकि उस पर सारे मेंबर्स फिर देख लेंगे, उस पर फिर हम तो फाइनल डिसीजन जो है वो कर लेंगे कि इसमें क्या करना है हमने। ठीक सर। ये दूसरा, ये लाहौर यूनिवर्सिटी का जो एग्रीमेंट है, लास्ट आपने ये बताया था कि ये हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। जी सर। ठीक है ना, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी तरफ से तो ख़त्म हो गया है लेकिन अमलन नहीं हुआ। अच्छा, वो अभी तक यूनिवर्सिटी जो है, बल्कि इसमें आपने नेक्स्ट हमें ब्रीफिंग देनी है कि एक डिफ़ाल्टर अदारा दोबारा उसके साथ एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। लाहौर यूनिवर्सिटी है ये, लाहौर, वो तो अलग है। ये पैसी के हॉस्पिटल दो जो है ना उन्होंने टेक ओवर किए हुए हैं। अच्छा, तो वो एग्रीमेंट किसने किया सर? वो पहला एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट के कानूनन वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो फिर वो जो पहले छोटी मोटी शराइत थी वो भी उसमें आपने अबॉलिश कर दी हुई सर। ठीक है ना, जो पहले वो कुछ आपको मुलाजमीन को कुछ शेयर देते थे, नया एग्रीमेंट में वो भी ख़त्म कर दिया। वो पता नहीं कौन थे लोग, किया भी उस वक्त को जो कमिश्नर पैसी है उसने किया हुआ, कौन साहब थे वो उस वक्त। ठीक है, ये ज़रा उसको दे के उस पर भी आपने रिपोर्ट देनी है सारी। वो आएगा ना एग्रीमेंट, तो आएगा। सर 10% था, उसको 5% कर दिया। देने को हुआ ना, फिर आप कहेंगे हमें कहते हैं, वो आपके दौर में हुआ। वो कॉम सेट का था। अच्छा, तो ये वो वादा तो आएगा ना जी। जी सर, उसमें कि नहीं है, जिस दौर में भी हुआ उसको ठीक करना चाहिए। वो बात हम तो बात ही ठीक करने करते हैं, दूसरी बातें हम करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये उसको वो ले आए, लेकिन उसकी रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए। पहले मुआदे में जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी इसमें वो भी ख़त्म कर दी हुई हैं। ठीक है, उसका कंपैरिजन भी देख के ले आइए, साथ देख के लेके। वो पहले ही हाई कोर्ट में है, स्टे जनाब चेयरमैन साहब, आपकी रेफरेंस से मैं दो क्वेश्चन सब पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने रेवेन्यू की बात की मुख्तलिफ उसमें कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या आपके जो कंसल्टेंट हैं वो शाम को प्रैक्टिस करते हैं उधर ही हॉस्पिटल में बैठ के या बाहर करते हैं? सर उसमें हमारा एक IPP मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मगर सर वो ऑनेस्टली सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसमें 70-30 की रेशो पे हमारा कंसल्टेंट अगर चाहे तो उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक, मगर वो हम सर उसके लिए एक कंसल्टेंट प्राइवेट हायर कर रहे हैं, जिसमें सर ने कहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बंदा काम कर रहा हो तो उसको पता होता है किस तरीके से काम करना है। वो 6 महीने का कंसल्टेंट आएगा, वो हमें सर ये IPP मॉडल जो है ये सर इंशाल्लाह। नहीं, इसको अगर आप ऐसे करें कि अगर पहले फॉर एग्जांपल उस पर वो नहीं राजी हो रहा है 70-30 पे, आप उसको बेशक इंसेंटिव दो, अगर 10% का भी आए, जिस दिन आप देखो कि ये हमारी जो पेशेंट स्ट्रेंथ है वो इस्टेब्लिश हो गई है, फिर उसको रिवर्ट को 30 पे लेके आओ। लेकिन कुछ तो मिलेगा ना, बजाय कि आप एक और बंदे को वहाँ से हायर करके लाओ और वो वहाँ से उस प्रैक्टिस को आगे चलाए। सर ये मॉडल फेल इस वजह से हुआ था, मैंने फैसलाबाद में जाके स्टडी किया था कि वहाँ सर फिर ये होती है कि हमारी लेबर जो है वो सुबह रश से बचने के लिए शाम को उस कंसल्टेंट के पास आ जाते हैं कि जी हमें फ्री देखें। अब हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया होता है कि जी 70-30 वो फ्री में देखते हैं, तो कंसल्टेंट कहता है जी अगर मैंने दिन में 25 मरीज़ देखे हैं और उनमें से 15 लेबर हैं तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको फ्री। उसमें देखें ना, उसमें आप ये यहाँ एक मामला क्या है जी, आपके पास 4 कंसल्टेंट हैं सर वेलफेयर किसी शोबे में, आप चारों 8 से 2 तक बैठा के रखा हुआ आपने। ठीक है ना, ये हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने एक चीज़ जो थी ऑन कॉल वाली उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से 1 या 2 आते हैं, 2 आते नहीं होते, हम ऑन कॉल हैं। ठीक है, ऑन कॉल वो होता है कि आपने 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ड्यूटी के बाद आपको ज़रूरत होगी तो आप बाउंड आने के, वो होता है ऑन कॉल। तो उन्होंने उसको ऑन कॉल बुला लिया कि जी हम ऑन कॉल हैं। आपके पास अगर 4 कंसल्टेंट हैं, उसमें आप जब ये बनाएंगे ना पूरा उसकी हिरारकी और ज़रूरियात सारी आप लेंगे, उस पर रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें ये होगा कि जितने कंसल्टेंट के यार्ड स्टिक है महकमा हेल्थ की कि कितने होने चाहिए, तो वो उसको फॉलो करते हुए जितने लोग आप रखें हैं या मज़ीद रखेंगे उनको आप तकसीम करेंगे। 2 लोग अगर सुबह बैठेंगे 8 से 2, 2 बैठेंगे 2 से 10। ठीक है, तो वो उससे आपका वो मसला बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हल होगा। ठीक है, तो बेहतर यूज़ जो आपका जो हो जाएगा उसका एम्प्लॉइज़ का।
तो उसमें इस तरीके से इसको हल करके वो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और बात यह है कि उनको भी सहूलत हो गई लेबर को, जो शाम को आके दिखा सकते हैं। वो मजबूरन आपकी दिहाड़ी छोड़ के आना पड़ता है, तो वो शाम में उन्हें जब पता होगा कि अवेलेबिलिटी है तो वो शाम को आके दिखाएंगे, लोड भी तकसीम हो जाएगा सारा, इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। सर दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था वो ये कि मैं जब इसको देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे आपकी जो ये इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इस्टेब्लिश हैं, इसमें मैं अपने इलाके को कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यानी आपका जो आखिरी कोई मेरे ख्याल में 25 बेड है कि पता नहीं कितना है, वो जौहराबाद में है सर। बट अगर आप ओवरऑल डिस्टेंस वाइज देखो, जौहराबाद से अगर आप जाते हो मियाँ वाली और उससे आगे जो एंड ऑफ दी वो है, तो क्या कोई गलती से कोई प्लान है कि उस इलाके में कुछ हम कर सकें? सर उस वहाँ हमारी डिस्पेंसरी सर मौजूद है, उसमें बुनियादी तौर पे सर हमने अर्ज़ किया कि वो जो हमारा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ़ वर्कर्स का सर, वो हमें मीट करना होता है सर। तो अगर वहाँ वर्कर्स जो हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं सर, तो हम वहाँ BHU कर लेंगे, और अगर 5000 से ज़्यादा हैं तो सर हम वहाँ 25 बेड। सब आप उसके अंदर रजिस्टर्ड वर्कर देख लें कितने हैं, अगर जिस शोबे में फाल करते होंगे तो हम इन्हें डायरेक्ट करेंगे कि वो वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड। मैं यकीन से कहता हूँ कि 5000 क्या वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते ना, रजिस्टर्ड नहीं होते। ये अभी जो है ना वो लास्ट टाइम भी इसी पे डिस्कशन हुई थी कि रजिस्टर्ड, लेकिन आपके पास अब कानकुनी की इतनी बड़ी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ रजिस्टर्ड वर्कर होंगे, ठीक है ना। उसको किसी ने, मैंने लास्ट टाइम इसी पे बात की थी कि मैं एक मरतबा गया था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ये है क्या चीज़, ये आप ये जो बोल रहे हो कि EOBI और इस तरह की चीज़, ये क्या बला है? उस पे वहाँ पे लोग मेरे खिलाफ हो गए। उनको बुलाएंगे हम यहाँ। नेक्स्ट हमने जो मीटिंग रखनी है ना, आज तो हमने एक दिन की रखी है, नेक्स्ट रखेंगे एक दिन EOBI के लिए ही स्पेसिफिक रखेंगे। उसके बहुत सारे मामलात हैं, उन फैक्ट्रियों वालों के या EOBI वालों के, उनसे बुला के उनके मसाइल पूछेंगे, फिर आगे उनको कैसे, क्योंकि ये डिवाल्व होने के बाद ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल इसको पकड़ के बैठा है, तो हमने उसको देखना है कि कैसे हम उसमें से निकाल के इनको एम्पावर करके सारे इख्तियारात इनके पास आ जाएं। हाँ, वो हम सारी चीज़ें उस पर करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह हम उस पर लेंगे, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसका कंसेप्ट ही नहीं है, उसकी वजह कीजिए, वो तो फैक्ट्री वाले ने देना है, फैक्ट्री वाले, ठीक है ना, वो फैक्ट्री वाले नहीं करते ना, वो हम पूछेंगे ना डिपार्टमेंट से कि ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ मौजूद हैं, इतना वहाँ एम्प्लॉई है, आपके पास रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? वो फिर उनसे पूछेंगे, डिपार्टमेंट से पूछेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, वो सारा कुछ, ठीक है ना सर। बात सुने, वो पिछली मरतबा रेवेन्यू सर की वजह से एक का सर कट गया था, ना कटवाओ ना, कोई बात नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं जी फिर।